भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है, उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी, और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं संतरी बनकर के बैठा हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रधान सेवक हूं, लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी। वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। नई शिक्षा नीति अत्यधिक विनियमित, कमजोर फंडिंग मॉडल पेश करती है, ये कहना है मनोज सिसोदिया जी का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शिक्षा नीति को प्रगतिशील दस्तावेज बताते हुए कहा कि इसमें मौजूदा शिक्षा प्रणाली की खामियों की पहचान तो की गई है, लेकिन यह पुरानी परंपराओं के दबाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते गुरुवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP एक अत्यधिक विनियमित और कमजोर वित्त पोषित शैक्षिक मॉडल की सिफारिश करती है। उन्होंने कहा कि यह नीति या तो भ्रमित करती है या इसमें यह नहीं बताया गया है कि इसमें उल्लेखित सुधार कैसे किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी आप के नेता ने नई शिक्षा नीति को प्रगतिशील दस्तावेज बताते हुए कहा कि इसमें मौजूदा शिक्षा प्रणाली की खामियों की पहचान की गई है, लेकिन यह पुरानी परंपराओं के दबाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है। सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, NEP एक प्रगतिशील दस्तावेज है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए कोई रूपरेखा नहीं है। उन्होंने कहा, राष्ट्र 34 वर्षों से एक नई शिक्षा नीति की प्रतीक्षा कर रहा था, जो अब आ चुकी है। यह एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो आज की शिक्षा प्रणाली की खामियों को स्वीकार करता है, लेकिन इसके साथ दो मुद्दे हैं। यह शिक्षा की पुरानी परंपराओं के दबाव से मुक्त होने में असमर्थ है और इसमें यह नहीं बताया गया है कि इन सुधारों को कैसे लागू किया जाएगा। नीति या तो इन मुद्दों पर चुप है या भ्रमित करती है। उन्होंने कहा, नीति एक अत्यधिक विनियमित और कमजोर वित्त पोषित शिक्षा मॉडल की सिफारिश करती है। यह नीति सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सरकार के दायित्व से बचने का प्रयास है। बात को नोट कीजिएगा। एक अत्यधिक विनियमित और कमजोर वित्त पोषित शिक्षा मॉडल की सिफारिश करती है। यह नीति सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सरकार के दायित्व से बचने का प्रयास है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में मौलिक शिक्षण प्रदान करना एक प्रगतिशील कदम है। हम बच्चों की शुरुआती शिक्षा पर ध्यान देने की बात का भी स्वागत करते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने कहा, अगर विश्वविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं होने जा रही है तो हमें बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने कहा कि पिछली चीज़ों को दोहराने की आवश्यकता क्या है। एक नीति जो अब अगले कुछ दशकों तक लागू होने जा रही है, वह खेल कूद की गतिविधियों पर पूरी तरह से मौन है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार को नई शिक्षा नीति NEP को मंजूरी दे दी, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने तथा उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50% पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई नीति में बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए कहा गया है कि सकल स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए होगी।
इसमें 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिससे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई शिक्षा नीति पर विशेषज्ञों की मिश्रित प्रतिक्रिया है। चलिए हम एक एक करके आपको बताएंगे। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने, विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने, विधि और मेडिकल को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक बनाने, विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने सहित स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेकों सुधारों की बात कही गई है। इसे लेकर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की मिश्रित प्रतिक्रिया आई हैं। उनमें से कई ने जहां इसे बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण सुधार बताया है, वहीं कुछ ने इसकी आलोचना भी की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने कहा कि यह नीति कौशल और ज्ञान के मिश्रण से स्वस्थ माहौल सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि नीति में कुछ ऐसे सुधार हैं जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। यह विभिन्न संकाय और विषयों के मेल का मार्ग प्रशस्त करेगी और इससे पठन पाठन एवं विचारों तथा वास्तविक दुनिया में इनके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की महानिदेशक रेखा सेठी ने कहा, नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में आपूर्ति और देश में उच्च शिक्षा के नियमन संबंधी जटिलताओं को दूर करेगी और सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। कोविड-19 के बाद के समय में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का कदम महत्वपूर्ण है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति नजमा अख्तर ने नई शिक्षा नीति को महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत में उच्च शिक्षा का स्वरूप अब समग्र एवं बहुविषयक होगा, जिसमें विज्ञान, कला और मानविकी पर साझा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए एकल विनियामक का होना अच्छा विचार है और इससे सामंजस्य बेहतर होगा। इससे भारत में शिक्षा का उद्देश्य हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि बारीकी से विश्लेषण करने पर ही इसके गुण दोष का पता चलेगा और इस नीति को जमीन पर उतारने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत बताई। सीयू नाडर विश्वविद्यालय की कुलपति रूपा मंजर घोष ने कहा कि नीति में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार की बात कही गई है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे और कितना उतारा जाता है, यह देखना होगा। उन्होंने कहा कि सुधार की सच्ची भावना देश के छात्रों के सशक्तिकरण में निहित होती है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सके। हेरिटेज स्कूल के निदेशक किष्णु कार्तिक ने कहा कि नीति में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि सुधार इनपुट आधारित होने की बजाय परिणाम आधारित हों। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।